सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारा तीसरा सत्र अब आरंभ होने जा रहा है। रायपुर साहित्य उत्सव का तीसरा सत्र श्री अरुण कुमार निगम जी, डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी, श्री माणिक विश्वकर्मा जी, श्रीमती सरला शर्मा जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मंच पर आएं और अपना अपना स्थान सादर ग्रहण करें। बहुत ही सम्मान के साथ हमारे बीच हमारे अतिथि, और ये सत्र समर्पित है हमारे वरिष्ठ साहित्यकार श्रद्धेय डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को। इस सत्र के सूत्रधार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं और मंच पर उनका भी भव्य स्वागत करते हैं। हमारी परंपरा रही है कि हम अपने अतिथियों का राजकीय गमछा भेंट कर उनका सम्मान करते हैं। उसके पहले हम चाहते हैं इस सत्र के सम्मान के लिए इस सत्र को जो हमने समर्पित किया है डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के, उनके फोटो पर माल्यार्पण कर आज के इस कार्यक्रम का, आज के इस सत्र का आगाज करें। बड़े ही मैं निवेदन करता हूं हमारे अतिथियों से निवेदन है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि के साथ इस सत्र की शुरुआत की जाए। इस 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव का विभिन्न सत्रों में और विभिन्न मंडपों पे हमने अपने वरिष्ठ साहित्यकारों को नमन किया है और उन्हें याद भी किया है। इसी कड़ी में इस सत्र को हमने समर्पित किया है डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को, प्रथम दिवस के तृतीय सत्र को। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं हमारे अतिथिगण, आमंत्रित वक्तागण। अब मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर श्री DS कुशराम सर से कि वे हमारा राजकीय गमछा भेंट कर हमारे अतिथियों का सम्मान करें। क्रमशः सर्वप्रथम श्री अरुण कुमार निगम जी, तत्पश्चात डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी, इसी क्रम में श्री माणिक विश्वकर्मा जी, श्रीमती सरला शर्मा जी तथा आज के इस सत्र के सूत्रधार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी का सम्मान हमारे राजकीय गमछे से। बहुत बहुत तालियों से हमारे अतिथि गणों का स्वागत किया जाए। और अब शुरुआत होती है हमारे तीसरे सत्र की। इस सत्र के सूत्रधार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि सत्र की शुरुआत की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम या इस परिचर्चा में ये जो 2 नवांकुर पुष्प थे, उन्होंने मुझे मंच सौंपा है और उन पुष्पों का अभिनंदन करते हुए आज के इस सत्र की शुरुआत इस बात से करता हूँ कि डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे महान साहित्यकार की स्मृति में आज की यह परिचर्चा चालू हो रही है। बख्शी जी साहित्य वाचस्पति के साथ साथ साहित्य मनीषी के रूप में पूरे हिंदी जगत में विख्यात रहे। सरलता की सबसे बड़ी निशानी के रूप में उन्हें देखा जाता। उनकी एक ही कृति विश्व साहित्य पूरे हिंदी साहित्य जगत को यह समझाने में सक्षम है कि साहित्य होता क्या है, उसकी दृष्टि क्या है और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। 23 वर्ष का एक युवा अपने बाल्यकाल की स्मृतियों और विरासत में मिली साहित्यिक
अवधारणाओं को लेकर के 23 वर्ष की उम्र में एक पोस्टकार्ड लिखता है। उस समय की हिंदी साहित्य जगत की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती के संपादक को, आचार्य द्विवेदी जी को, वो पोस्टकार्ड एक प्रकार आवेदन है कि मैं सरस्वती का संपादक बनने का इच्छुक हूं, क्या मुझे यह अवसर प्रदान किया जा सकता है। 23 वर्ष का युवा द्विवेदी जी उस पोस्टकार्ड को पढ़ करके इतने अभिभूत होते हैं कि उस युवा को बनारस बुलाया जाता है और उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बार तमाम उनकी पारिवारिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए सरस्वती के संपादन का दायित्व सहर्ष दिया जाता है। वो 23 साल का युवा और कोई नहीं, डॉक्टर पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी थे। बख्शी जी ने एक और विश्व साहित्य जैसे गंभीर विषयों पर रचना की, उनका विवेचन प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर वे बच्चों के लिए बाल साहित्य की रचना करने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे प्रथम और सफल साहित्यकार साबित हुए। उनकी किताबें अब बख्शी ग्रंथावली के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। आइए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि साहित्य वाचस्पति डॉक्टर पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के इस परिचर्चा सत्र का शुभारंभ करते हैं। मंच पर यह गर्व का विषय मेरे लिए ही नहीं है, आप सबके लिए हैं जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं उस शहर से हूं जिसे हिंदी साहित्य के जगत में त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहां मानस मर्मज्ञ बलदेव प्रसाद मिश्र जी का जन्म हुआ, वो उनकी कर्मस्थली रही। पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी की कर्मस्थली रही, उनका सबसे प्रिय शहर रहा, उनकी सर्जना स्थली रही, उनकी तपस्थली रही। और इसके साथ ही नई कविता के परम नायक गजानन माधव मुक्तिबोध जी की वह सबसे प्रिय कर्मस्थली रही। आप देखिए त्रिवेणी का ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर शायद किसी और शहर में देखने न मिले। मिश्र जी मानस मर्मज्ञ के रूप में विख्यात है, लेकिन उनकी एक किताब है जीव विज्ञान। ऐसा लगता है शीर्षक से कि जैसे वो बायोलॉजी की किताब होगी, लेकिन वो दर्शन शास्त्र की प्रकांड किताब है जिसकी चर्चा कम होती है या नहीं होती है। एकमात्र प्रति उसकी बची है उनके पौत्र के पास में, प्रदीप मिश्र जी के पास में एकमात्र प्रति है। और वो जीव विज्ञान है क्या? वह जीव विज्ञान मानव के व्यवहार, उसकी उत्पत्ति और उद्देश्य से संबंधित बहुत ही विशद ग्रंथ है जो उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में लिख दिया था। 85 ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। अब आप जब औसत निकालें तो औसतन एक किताब प्रतिवर्ष, औसत निकालें तो एक किताब प्रतिवर्ष, और सबसे पहली किताब जीव विज्ञान जैसे दर्शन के विषय पर है। वो मानस पर तब आए जब वे रायगढ़ के दीवान थे। उन्होंने खुद लिखा है कि मैं 45 की उम्र में जब दिल्ली जा रहा था तो सबसे पहला मेरा साक्षात्कार रामचरितमानस से हुआ, और वहाँ से वे मानस मर्मज्ञ हो गए, और इतने मर्मज्ञ हुए कि उन्हें देश के राष्ट्रपति भवन में मानस पर प्रवचन सुनाने के लिए आमंत्रित करते थे। बलदेव प्रसाद मिश्र जी, ये कविता की ताकत है, ये बौद्धिकता की ताकत है, ये रचनाकार की ताकत है, ये उसके सृजन की ताकत है कि राष्ट्रपति नीचे बैठ करके मानस का पान किया करते थे, और मानस की चौपाइयों का विवरण, विश्लेषण, अन्वेषण, गवेषणा बलदेव प्रसाद मिश्र जी ऊपर कुर्सी पर बैठकर किया करते थे। ये उनके बौद्धिकता का कमाल है। हम चल रहे हैं मानस, और मानस से हम आते बख्शी जी। बख्शी जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, और एक नई धारा को उन्होंने देखा, और उसी दिग्विजय महाविद्यालय में जहाँ बख्शी जी थे वहाँ मुक्तिबोध भी कार्यरत थे। वहाँ से नई कविता फूट पड़ती है, और अज्ञेय के
तार सप्तक के पहले कवि का अगर कहीं जन्म, साहित्यिक जन्म अगर कहीं माने तो वो राजनांदगांव है। इसलिए नांदगांव केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के सभी लोगों के लिए साहित्य की त्रिवेणी के रूप में एक पूजनीय स्थल है। और ये गर्व का विषय है कि हम उस त्रिवेणी को बख्शी जी की छत्र छाया में आज याद कर रहे हैं। मेरी बाईं ओर सरला शर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ की प्रिय लेखिका हैं, साहित्यकार हैं, और बताता चलूं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन भाषाओं में गद्य लिखती हैं। एक कविता संग्रह भी है जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसके बाद उपन्यास हैं। माणिक वर्मा जी, सरला जी के माणिक विश्वकर्मा जी जो है दाईं ओर बैठे हुए हैं, नवरंग के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। हम जैसे युवा लोग या छोटी उम्र के लोग इन्हें सुनने को हमेशा ललायित रहते हैं। कई कृतियों पर लेखन है, लगभग 2 दर्जन किताबें और सैकड़ों आलेखों के लेखक हमारे आदरणीय नवरंग जी नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने के कार्य में रत हैं। आदरणीय मणिनिकेतन जी रायगढ़ से हैं, साहित्य की विधा के विभिन्न पक्षों पर कार्यरत हैं। मैं विस्तृत परिचय पर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, और अब ये अर्धचंद्र में हम लोग सब बैठे हैं तो ये अंतिम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वहां से आएंगे तो वो पहले, मैं दूसरा हूं। तो अरुण कुमार निगम जी मंच पर विराजित हैं। बताता चलूं कि छंद को समर्पित एक व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ में यदि कोई हमें दिखता है एक नक्षत्र के रूप में तो वे अरुण कुमार निगम जी है। छंद के 6 नाम का जो परिवार है, ये अपनी संस्था को परिवार कहते हैं, संस्था नहीं, परिवार जो है वह उसके संचालक हैं, या यूँ कहूँ कि उसके गार्जियन हैं। रात बिरात तक आज नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई पीढ़ी को छंदों से जोड़ना ही नहीं बल्कि उनको सिखाना और उनके प्रकाशन की व्यवस्था करना, ऐसा अद्भुत काम आदरणीय निगम जी कर रहे हैं। स्वयं व्यंग्यकार हैं और साहित्य इनको विरासत में मिला है। मैं जोरदार तालियों के बीच में एक नाम ले रहा हूं, आपसे निवेदन है कि तालियां। आदरणीय निगम जी हम सब के ध्रुव तारे कोदूराम दलित जी के पुत्र हैं। मैं पिता और पुत्र पर नहीं जा रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विरासत अगर तगड़ी हो तो रीढ़ अपने आप खड़ी हुई रहती है। तो इस कड़ी विरासत के हमारे बीच में अरुण कुमार निगम जी उपस्थित हैं। हमने इसको प्रश्नोत्तरी का स्वरूप न दे करके वक्तव्य का स्वरूप दिया इस परिचर्चा को, ताकि बात पूरी हो सके। छत्तीसगढ़ साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं है और साहित्य केवल अभिव्यक्ति मात्र भी नहीं है। साहित्य तो शब्दों में पिरोए हुए संवेदनात्मक शिल्प की अभिव्यक्ति है, और साहित्य को भाषा से थोड़ा परे भी देखा जाना जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में साहित्य को देखते हैं तो उस क्षेत्र में बोली जा रही विभिन्न भाषाओं, बोलियों के साहित्य को भी हमें देखना है। और इतना ही नहीं, हमें उसके आदि से अनंत तक की यात्रा को भी देखना है। छत्तीसगढ़ इस मामले में बेहद संजीदा रहा है। यदि हम इसके साहित्यिक अवदान पर चर्चा करें, यानी छत्तीसगढ़ के साहित्यिक अवदान की यदि चर्चा करें, तो यह चर्चा कहाँ से शुरू होगी? यह चर्चा इसके दंडकारण्य से लेकर के दक्षिण कौशल आते तक और दक्षिण कौशल से छत्तीसगढ़ का स्वरूप धारण करते तक की यात्रा का ये परिचायक होगा, या ये उसका लेखा जोखा होगा। यहाँ पर विषय कई ताम्रपत्र मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, जिन पर चर्चा अगले सत्र में होगी। वे भी अपने आप में साहित्यिक अवदान के रूप में देखे जाने हैं। राजिम के 2 ताम्रपत्रों का उल्लेख कर रहा हूं। केवल वाक्य नहीं है, केवल शब्द नहीं है, बल्कि शब्दों में पिरे हुए भाव हैं। उन्हें उस कालखंड की साहित्यिक रचना के रूप में देखे जाने की जरूरत है, जो हमारे पुरातत्वविद ही बता पाएंगे। फिर आगे चलते हैं तो ये छत्तीसगढ़ जो जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं, यहाँ की वाचिक परंपरा बहुत समृद्ध रही है। तो कर्मा, ददरिया के अलावा हमारे हाना हैं,
हमारी बोलियां हैं उनके अपने साहित्य रहे हैं, और ये सब वाचिक साहित्य रहे, अनाम लोगों के द्वारा लिखे रहे। इन पर विवेचन लाला जगदलपुरी मंडप में अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था। अब भाषाओं पर आए तो अब आधुनिक काल में जब आते हैं तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक यहीं से उत्पन्न हुए। नई कविता का उद्गम कहाँ से हुआ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन नई कविता के उद्गम ने जो धार पकड़ी वह धार छत्तीसगढ़ से पकड़ी। वो जाकर के ऐसी स्थापित हुई कि अभी आपने इससे पहले मंच पर जो चर्चा हो रही थी उसमें आपने देखा कि वह कविता अब एक नई चाल के रूप में देखी जाने लगी है। आगे चले तो अंग्रेजी में भी लिखा गया, यहां संस्कृत में भी लिखा गया है। अपने इसी आधार भाष्य के बाद अब मैं यह मंच और ये माइक्रोफोन विचार अभिव्यक्ति के लिए आदरणीय सरला शर्मा जी को सौंप रहा हूं। वे कुछ कह रहे हैं, वहां जाकर के बोलेंगे, मैं वहां जाकर के बोलना है। सौंप रहा हूं। आपको बताता चलूं कि आदरणीय सरला शर्मा जी नारी संबंधी विभिन्न विमर्शों पर बहुत सशक्त रूप से लिखती रही हैं। हिंदी के अलावा संस्कृत और संस्कृत के अलावा बांग्ला में भी इन्होंने लिखा है, और आज भी ये लेखन में सतत रूप से जुड़ी हुई हैं। हमने इसे वक्तव्य का स्वरूप इसलिए दिया है क्योंकि पहले से निर्धारित था कि हम वक्तव्य के रूप में बात करेंगे। तो आदरणीय सरला शर्मा जी आपके समक्ष हिंदी छत्तीसगढ़ साहित्य में नारी सृजन की तरंगनियों पर अपना आलेख, अपना विवेचन प्रस्तुत करेंगे। मंचस्थ विद्वज्जन और इस सत्र में उपस्थित श्रोतागण, आप सबको मेरा नमन, अभिनंदन। समय बहुत तेजी से बीतता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने वक्तव्य को कितना समेट सकें। तो देखिएगा, यादों के दर्पण में कुछ छवियां बनती मिटती हैं। यादों के दर्पण में कुछ छवियां बनती मिटती हैं, कुछ सुख दे जाती हैं, कुछ सोई व्यथा जगाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ सुख और कुछ सोई व्यथा दोनों की चर्चा करूंगी। आज घर गृहस्थी के अनवरत कामों से समय चुराकर जिन महिलाओं ने साहित्य सृजन में योगदान दिया और आज भी दे रही हैं, तो उनके सृजन को रेखांकित करना समय की मांग है। तो प्रश्न है कि ये रेखांकन कहाँ से शुरू हो? तो ये रेखांकन हम वहाँ से शुरू करते हैं ना। बताइए तो, आज कौन सी तिथि है? पंचमी। आज वसंत पंचमी है। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करके, उनकी दी हुई कलम है ना हमारे पास, तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं उनका पुण्य स्मरण करूंगी जो सरस्वती देवी पांडे के नाम से जानी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, महिला साहित्यकारों पर ये लेख मेरा, यह वक्तव्य केंद्रित होगा। सरस्वती आज पूजन का दिन है, सरस्वती पुत्रियों को नमन करते हुए अपनी बात आगे बढ़ा रही हूँ। सरस्वती देवी पांडे का जन्म 1920 में हुआ था। तत्कालीन समाज में लड़कियों को शिक्षा देने का कोई रिवाज नहीं था, 1920। परंतु उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता उदार थे, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा की, उन दिनों मैट्रिक बोलते थे, और उनका विवाह हुआ सन 1933 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रिका प्रसाद पांडे से। वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे, परंतु उन्होंने पत्नी के साहित्यानुराग को न सिर्फ समझा, पिता ने तो अपना कर्तव्य पालन किया, पति ने सहयोग दिया और उनका लेखन सतत चलता रहा। और इस तरह, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, तारीखों को याद रखिएगा। 1937 में उनकी 2 किताबें आई,
हर्मिटेज इलाहाबाद से प्रकाशित हुई चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका काव्य संग्रह है और प्रसाद कहानी संग्रह है। इसका मतलब कि सरस्वती देवी पांडे उतनी कम उम्र में गद्य और पद्य दोनों में समान अधिकार से लिखती रहीं और वो प्रकाशित हुई। और दुर्भाग्य हमारा कि 1939 में मात्र 19 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया। आज मैं अपना वक्तव्य उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ाऊंगी। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा उनके काव्य की वाणी देख लीजिए। मुरझाए मन सुमन खिलेंगे, गाएंगी कलियां सुकुमार, और डूबेंगे उल्लास प्रलय में मानव के उन्मन संसार। ये उनकी भाषा थी उस समय। और उनकी कहानी का जिक्र करें तो उनकी कहानी के जिक्र में वो कहती हैं, पता नहीं कब भूखी बिल्ली के समान सारी थाली साफ कर डाली। गद्य है, कहानी है, परंतु कविता की झलक आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। इसका मतलब कि सरस्वती देवी पांडे गद्य और काव्य दोनों में समान अधिकार के साथ लिखती थीं। इनकी 2 कृतियाँ मैंने अभी आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। हर शख्स के पास यादों का खजाना है, आपके पास भी, मेरे पास भी। तो हर शख्स के पास यादों का खजाना है, ये बात और है कि जुदा जुदा फसाना है। तो एक जुदा फसाने की ओर आपको ले चलती हूँ। और ये 1925 जस्ट अल्पायु में जिनकी मृत्यु हो गई थी, विदुषी सदगृहिणी कमला देवी, पति संत श्यामाचरण, बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। उनको भी पढ़ने लिखने में रुचि थी। उनके पति ने भी उनका साथ दिया। पिता ने पढ़ाया तो पति ने लेखन में उनका साथ दिया। और आप गर्व कीजिए कि उस समय उन्होंने है वंश का विवरण, इतिहास की किताब लिखी। आप लोगों को मालूम होगा रतनपुर के राजवंश है वंश। आगे चलें। मराठी भाषी होते हुए भी जिस महियसी ने न सिर्फ हिंदी को अपनाया बल्कि बाल गीत, सचित्र कविताएं लिखी, उनका नाम है सिंधु रानाडे। उनका जन्म हुआ था 1925 में, 1925 में, अर्थात आज से 26 दिन पहले तक उनका जन्म शताब्दी वर्ष था। बाद में इनकी शादी पाटनकर साहब से हुई, तो डॉक्टर पाटनकर से, तो वो मनोरमा पाटनकर कहलाने लगी। परंतु उनकी जो रचना है दुर्वांकुर, वो रचना सिंधु रानाडे के नाम से ही जानी जाती है। वो रचना नैतिक शिक्षा ही नहीं है, प्रकृति चित्रण भी है। 1950 में उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालवाड़ी स्थापित की, जो आज भी दुर्ग में कन्या विद्यालय के नाम से चल रही है। आगे बढ़ते हैं। 1925 में ही समाज को, घर परिवार को संभालने वाली बहू जब चाहिए होती थी, तो ऐसे समय में एक क्रांतिकारिणी लड़की ने जन्म लिया। वो रमा देवी शर्मा के नाम से जानी जाती थी। उनको डॉक्टर बनने का शौक था, परंतु सुबह से शाम तक कानों में सुनाई देता था, पुत्री पवित्र किए कुल दो, मतलब बोरिया बिस्तर बांध और ससुराल जा। चली गई। उनका विवाह हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा से, परंतु कागज के पुर्जों में कुछ लिख लेना और लिख के तकिए के नीचे दबा देना, ये चलता रहा। पति चूंकि राजनीति में सक्रिय थे, तो ज़्यादा समय राजनीति में वो सहयोग देने लगी। परंतु उनकी किताब आई, उनका काव्य संग्रह आया निर्माल्य। ध्यान दीजिएगा, वो कहती हैं, ज्वाल अंतर में लिए खुद जल रही है दीपमाला, ज्वाल अंतर में लिए खुद जल रही है दीपमाला, लुटा मधु का पात्र जग को, आप पीली गरल ज्वाला। कहीं आपको महादेवी वर्मा तो नहीं याद आई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वान दंपति, अभी मैं एक बार नाम ले चुकी हूँ, दोबारा आपको सामने नाम ले रही हूँ। विद्वान दंपति सुमित्रा देवी अमोला और संत श्यामाचरण की दुहिता
विद्यावती का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1930 को। कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, बड़ी बात थी, वो थी उनकी कुशाग्र बुद्धि। उनको पढ़ने लिखने का अवसर भी मिला, पिता ने भी प्रोत्साहित किया, माँ ने भी प्रोत्साहित किया। एक बात याद रखिए, समाज में नारी जागरण का शंखनाद तो नहीं, परंतु घंटियां सुनाई देने लगी थी, क्योंकि 1930 में ही हंस का प्रकाशन प्रारंभ हो चुका था। और तब भारतीय समाज में यथार्थ, आदर्श और कला का सम्यक सामंजस्य दिखाई देने लगा था, और उनका नाम था विद्यावती मालविका। उन्होंने जो बौद्ध धर्म पर शोध ग्रंथ लिखे, उनका अनुवाद बर्मी, मराठी, गुजराती, नेपाली भाषाओं में हुआ। उनकी कृतियां हैं श्रद्धा के फूल, बौद्ध कहानियां, बुद्ध चरितावली आदि। उनको पीएचडी मिली हिंदी साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। विशेष बात ये कि इस किताब का अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में हुआ, और हिंदी साहित्य जगत ने उनको डॉक्टर विद्यावती मालविका के नाम से जाना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करती प्रभा सरस ने अपने आने जाने के लिए फरवरी महीने को चुन लिया। क्यों चुन लिया? क्योंकि फरवरी में ही तो वसंत उतरता है ना। तो 22 फरवरी 1950 को उनका जन्म हुआ, और 2 फरवरी 1918 को उनकी वो चली गई। प्रेम मरता नहीं है, प्रेम शाश्वत होता है। तो देखिए ना, बचा रहेगा प्रेम। मन से आंगन तक प्रभा सरस के ललित निबंधों का संग्रह है, जो सचमुच ललित है। एक बार मन के आंगन में बैठकर पढ़कर देखिए तो सही। और अब मैं जिनका जिक्र करने जा रही हूँ, उनका जन्म हुआ था 1944, और वो हमें छोड़कर गई हैं 2019 में। वो छत्तीसगढ़ की प्रथम मंचीय कवयित्री थीं। छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में काव्य पाठ करती थीं। सीधी सादी सिंपल सी साड़ी पहने, सिर पर पल्ला लिए हुए, मंचों में भी उनको देखकर श्रद्धा होती थी। वो थी डॉक्टर निरुपमा शर्मा। उन्होंने पतरंगी लिखी। पतरंगी लिखी ना। पतरंगी में तो ऐसा लगता है हम विद्यापति के पास तो नहीं चले गए। वही विद्यापति जो लिखते हैं, नंद का नंदन कदम कतर तर धीरे धीरे मुरली बजाओ। तो वो धीरे धीरे मुरली की सुन करके डॉक्टर निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे पुरुष सौंदर्य का वर्णन लिखती हैं। क्रांतिकारी महिला उस जमाने में पुरुष सौंदर्य का वर्णन करती हैं। किस किताब में? पतरंगी में। और उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं, तो वो लिखती हैं, बौद्धिक विचारों को बहुत पढ़ा, बहुत लिखा। छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से निष्कासन दे दिया गया था। हम लोग छोटे थे तो अगर ददरिया के शब्द कानों में सुन जाए तो बोलते थे, ऐ गली चौबारे में, घर गृहस्थी में ददरिया नहीं। वर्जित था ददरिया। खेत खलिहानों में गूंजता था एक विरहिणी का आवाहन, विरह तो एक आतुर प्रेमी की पुकार। और डॉक्टर निरुपमा शर्मा ने उसी ददरिया पर शोध ग्रंथ लिखा, और उनको पीएचडी उसी विषय पर मिले। ये थी निरुपमा शर्मा। देखिए, मेरे बाद और भी विद्वान लोग वक्ता बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों को लाभान्वित होने का पूरा अधिकार है। और यहाँ पर उन पुरखिन साहित्यकारों को एक बार फिर हृदय से नमन करती हूँ। और अब जैसा कि मैंने कहा ना, कुछ सोई व्यथा से जगाती हैं तो कुछ सुख भी तो दे जाती हैं। तो कुछ सुख की चर्चा कर लें। आज जो सक्रिय हैं महिलाएं, उनमें से सबसे पहले डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की उंगली पकड़ के साहित्य का ककहरा सीखने वाली डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव।
उन्होंने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाओं को समेटा, जैसा कि अभी डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा से आपने जाना। और वो मूलतः कहानीकार हैं, वो सक्रिय रहती हैं और आंशिक सत्य है कि वो कविता लिखती हैं। वो लिखती हैं कविता, मैं जानती हूँ, पर मैं कहती हूँ वो आंशिक सत्य है। मूल सत्य ये है कि वो गद्यकार हैं। फिर आगे बढ़ें तो आते हैं, यहाँ रायपुर में रहती हैं शंकर नगर में, और जिन्होंने विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और महिलाओं को पीएचडी करिए, एमए कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत कुछ लिखती रहीं, और वो हैं डॉक्टर सत्यभामा आडिल। फिर आगे बढ़ते हैं। नया ज्ञानोदय, वागर्थ, अक्षरा, नवनीत, साक्षात्कार, कथादेश जैसे देश की मूर्धन्य पत्रिकाओं में आप जिस नाम को पढ़ते हैं वो सरस्वती का दूसरा नाम है, वो है विद्या गुप्ता। विद्या गुप्ता लिखती हैं और कहती हैं, और कितनी दूर पारदर्शी होते हुए। तो अभी अभी उनका नई रचना अभी विमोचित हुई है, मैं हस्ताक्षर हूँ, कोई और नहीं। मैं अगर विद्या गुप्ता हूँ तो मैं ही विद्या गुप्ता हूँ, मैं हस्ताक्षर हूँ। बहुत प्रभावी रचनाएं हैं उसमें। एक उदाहरण देखिए ना, चींटी पर चढ़ रही है पहाड़, चींटी पर चढ़ रहा है पहाड़, ध्यान दीजिएगा, चींटी पर चढ़ रहा है पहाड़ बहुत आराम से। कभी संभव है कि चींटी के ऊपर पहाड़ चढ़ जाए? चींटी पर चढ़ रहा है पहाड़ और वो भी बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि दीवार पर लटके कैलेंडर की तरह अंतिम तारीख के पास खड़ी हूँ मैं। यही जीवन का सत्य है। क्योंकि दीवार के पर लटके कैलेंडर की तरह अंतिम तारीख के बिल्कुल पास खड़ी हूँ मैं। ये है विद्या गुप्ता। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लेख, अभी तो बहुत लोग लिख रहे हैं, थोड़ा सा। कवि सम्मेलनों में एक ललकार गूंजी, उस ललकार को सुनेंगे। दर्द, दर्द कितना है तेरे दामन में, दर्द कितना है तेरे दामन में, जिंदगी आंख मिला मुझसे तो उससे बात करनी है। जिंदगी आंख मिला मुझसे तो उससे बात करनी है। ये ललकार है मीना शर्मा की। इनकी मूल सृजन विधा कविता है। आगे पढ़िए। कोई एक कवियत्री कहती है, चल चल कहीं दिल की बात करते हैं, कहने सुनने में रात करते हैं, जिंदगी की बिसात शतरंजी आज हर शाह को मात करते हैं। ये हैं छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार। और इसके बाद अब इजाज़त दीजिए, क्योंकि मेरे बाद बहुत मूर्धन्य साहित्यकार वक्तागण बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से मेरे साथ साथ आप लोग भी उनको सुनकर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बात अभी मेरा वक्तव्य शुरू होने से पहले वो है ना बड़े भैया घूमने चले गए थे, अभी आए हैं। उनको लोग बाग डॉक्टर चित्रंजन कर कहते हैं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरला शर्मा जी। इतना उदार वक्ता शायद हम बिरला ही देखने को मिलता है। संभव नहीं है कि वक्ता समय को देखते हुए दूसरे वक्ताओं के लिए अपना वक्तव्य अधूरा छोड़कर यह कह दे कि बाकी सबको भी मुझे वक्त देना है। आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत सुंदर 1928 से लेकर के आज तक की अनवरत ही साहित्यिक यात्रा का नारियों द्वारा कैसा सृजन किया गया उसकी एक झांकी कहूँगा मैं, वक्तव्य नहीं। बहुत संक्षिप्त में हम सबको बताया और नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि इस प्रकार
एक शोध की नई गंगा प्रस्फुटित होने के बहुत बड़े चांसेस यहाँ से निकलते हैं। जिन्होंने सुना है, बहुत से नाम नए भी हैं, और अब नए नामों में एक नई कहानीकारा भी हमारे बीच में है। चंद्रिका चौधरी सरायपाली बसना की हैं, बहुत ही बेहतरीन कहानियों की सृजन किया हुआ है। और मैं अगले क्रम पर इस गद्य यात्रा या ये कहिए ये अन्वेषण यात्रा को थोड़ा सा पीछे छोड़ते हुए, समय की नज़ाकत को देखते हुए, मैं मंच और माइक्रोफोन दोनों देना चाहता हूँ आदरणीय अरुण कुमार निगम जी को। छंद के 6 और उनका जो विषय हमने निर्धारित किया है वह विषय था कि छंद और छत्तीसगढ़। इस पर वे अपना संवाद प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप पूरी तन्मयता से उनके वक्तव्य को सुने और मंच से जुड़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मुक्तांगन से आप सभी को जय जोहार। छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ का साहित्यिक अवदान, ये विषय दिया गया था। ये तो विषय इतना विस्तृत है कि हमने छोटे छोटे उसके हिस्से आपस में बांट लिए हैं। जैसे कि अभी सरला दीदी ने महिलाओं के ऊपर कहा, मैं कुछ छंदकारों पे बात करना चाह रहा हूँ। प्रथम कविता वाल्मीकि के मुख से निकली है जब उन्होंने क्रौंच पक्षी के वध को देखा तो करुणा उनके हृदय में समाये, हृदय से कविता निकल गई। उसे ही विश्व की पहली कविता माना जाता है और वो कविता जो थी अनुष्टुप छंद में थी। इस तरह से हम छत्तीसगढ़ वासी होने के कारण हम भी दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ से कविता का जन्म हुआ और छत्तीसगढ़ से छंद का जन्म हुआ, क्योंकि वाल्मीकि का आश्रम तुरतुरिया में है और यह भी मान्यता है कि लवकुश का जन्म भी वहीं हुआ। इसलिए हम अपना दावा अपनी जगह रखते हैं। एक और कवि उस युग के हुए कालिदास, जिन्होंने मेघदूत लिखा रामगिरी पहाड़ी में बैठकर। तो छत्तीसगढ़ की भूमि से ही वो मेघदूत भटकता रहा, जाता रहा अपने गंतव्य तक। वह साहित्य भी संस्कृत का था, छंदों में था। अभी जो वर्तमान में जो छंद हम लोग लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो हिंदी के जो छंद हैं या छत्तीसगढ़ी के छंद हैं, उनको हम भारतीय छंदों के नाम से जानते हैं। तो इस भारतीय छंदों को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे बिलासपुर के आदरणीय जगन्नाथ प्रसाद भानु जी का रहा, जिनकी किताब छंद प्रभाकर आज भी हमारे लिए एक आधार ग्रंथ है। इस तरह से देखिए कि वाल्मीकि से लेकर कालिदास और कालिदास से लेकर जगन्नाथ प्रसाद भानु तक हर युग में इस भूमि ने छंद को जन्म दिया है। कई तरह के छंद यहाँ हुए हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं तो बात यह उठती है कि जब हिंदी साहित्य की बात होती है या हिंदी में जो एमए में पढ़ा जाता है तो उसमें रीतिकाल और भक्ति काल आता है। उस तरह से छत्तीसगढ़ में वो काल देखने को नहीं मिलता। तो हमारे विद्वानों में ये माना है कि यहाँ का साहित्य 1000 साल पुराना है और उस 1000 साल को जो विभाजित किया गया उसको लिया गया है कि सन 1000 से सन 1500 तक गाथा युग, ये 500 वर्ष। उसके बाद 1500 से 1900 तक भक्ति युग और 1900 के बाद जितना अभी चल रहा है वो आधुनिक युग है। इसको डॉक्टर नरेंद्र देव उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है, उसको ही हम लोग मानते हैं। तो जो गाथा युग और भक्ति युग था वो हमारा वाचिक परंपरा का युग था। जो लिखित साहित्य जो उपलब्ध होता है हमें, जो कागजों पे लिखा हुआ है, यह सन 1900 के बाद का होता है। तो ये आधुनिक युग में यदि कहें हम तो कबीर दास जी के जो शिष्य थे
धर्मदास जी, उनको छत्तीसगढ़ का आदि कवि माना गया है छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के द्वारा। आधुनिक युग में पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नरसिंह दास, शुक्लाल प्रसाद पांडे, कपिलनाथ मिश्रा, कपिलनाथ कश्यप, इन कवियों से लेके जन कवि कोदूराम दलित तक छत्तीसगढ़ी में छंद पल्लवित और पुष्पित होता रहा है। और छत्तीसगढ़ी में कुछ कवियों ने छंदों को आधार मानकर रचनाएं की हैं। कुछ लोगों ने छंद की लय को पकड़ा है, कुछ लोगों ने लय में लिखा है तो संयोग से वो छंद बन गए। तो उनमें नाम आता है लक्ष्मण मस्तूरिया जी का। कवि धर्मदास जी ने सार छंद में लिखा था कि कोई लादे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी, हम तो लादे नाम धनी को पूरन खेप हमारी। ये हमारे आदि कवि धनी धर्मदास जी का दोहा है। रचनाएं उनकी और भी हैं, लेकिन समयाभाव में उदाहरण के तौर पे 2 पंक्तियां ले रहा हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा की दान लीला बहुत लोकप्रिय हुई। उसमें उन्होंने एक दोहा लिखा कि खरीका में लरिका लिए देखे नंद किशोर, और चरखा सरीखा तभी चले गिंजरत है मन मोर। दोहा के अलावा उन्होंने चौपाई का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है इसमें कि सुनत बात मुस्कावत मोहन, हम फोकट कहवैया नोहन, और केरा जांग नख है मोती, कहों बाचे हों कौनों खोती। उन्होंने त्रोटक छंद का भी प्रयोग किया है। ये 3 प्रकार के छंद दान लीला में देखने को आते हैं। ये लिखते हैं कि दिन रात मोला हैरान करे, सुखदाई ये दाई जवानी है जरे, मैं गोई अब कौन उपाय करूं कि कहूँ दहरा बिच बूढ़ मराऊं। दान लीला जो है सुंदरलाल शर्मा का, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितने काव्य के गुण हैं उसमें हैं। यदि आप लोगों के पास वो किताब नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूं कि YouTube में जाइए, वहाँ पे दान लीला लक्ष्मण मस्तूरिया लिखिए। ये लक्ष्मण मस्तूरिया की रचना नहीं है, सुंदरलाल शर्मा की रचना है, लेकिन चूंकि उन्होंने आवाज़ दी है, अपनी आवाज़ दी है, छाया चंद्राकर की आवाज़ है, तो पूरी दान लीला वहाँ आप संगीतमय और सुर के साथ सुन सकते हैं। इनके उस युग में एक जन्मांध कवि हुए नरसिंह दास, जिनका जन्म ग्राम धीवरा बिलासपुर में 1927 में हुआ था। उनकी रचनाओं में सवैया, कवित्त, दोहे, चौपाई इत्यादि देखते हैं मिलते हैं। जैसे कि एक सवैया उनका है कि सांप के कुंडल कंकन, सांप जनेऊ रहे लिपटाई, और सांप के हार है सांप लपेटे, है सांप के पाग जटा सिर छाई। शुक्लाल प्रसाद पांडे, इन्होंने भी दोहा लिखा, चौबोला लिखा, चौपाई लिखा। एक दोहे को उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि मूर्छा ले झट जाग के दोनों पुरुल पोटार, और कलप कलप रोए लगिस साहुन हर बम्फार। 1917 में जन्मे थे गिरिधर कविराय, जिनके कुंडलिया आज तक हम लोग दोहराते हैं, पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं। और कुछ कुंडलिया इस तरह की भी है कि उसके दोहे वाले भाग को हम लोकोक्ति और कहावत के तौर से प्रस्तुत कर देते हैं। तो उनके बाद से कुंडलिया छंदों का अभाव सा दिखता है। कुछ लोगों ने कोशिश की, जैसे 19वीं सदी के आसपास में पठान सुल्तान, जुल्फिकार खान, पंडित अंबिका दत्त व्यास, बाबा सुमेर सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने कुंडलिया की रचना की, लेकिन उन्होंने पूरी कुंडलिया नहीं लिखी। उन्होंने प्रसिद्ध कवियों को दोहों के लिखे, उसमें अपना एक रोला जोड़ दिया है। तो पूर्ण कुंडलिया उनकी नहीं रही है, दोहा किसी और का था, और इन कवियों के द्वारा उस दोहे को कुंडलिया एक रोला जोड़कर दिया गया, बनाया गया। तो उससे भी कुंडलिया छंद के इनको कुंडलियाकार नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद बहुत मशहूर हुए मंचों पे काका हाथरसी। कहने को उनकी भी रचनाओं को हम कुंडलिया कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं को कभी कुंडलिया नहीं कहा। उन्होंने कहा काका की फुलझरियाँ। स्वरूप पूरा कुंडलिया छंद का था, लेकिन उनका एक शर्त पूरी नहीं होती थी कुंडलिया की, जिस शब्द से शुरू होता है उस शब्द से अंत होना चाहिए। ये उन्होंने नहीं किया था, इसलिए उन्होंने काका की फुलझरियाँ कहा।
1967 में पहली बार छत्तीसगढ़ी में सियानी गोठ नाम की एक किताब छपी। छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों की कुंडलियाँ उसमें हैं, जिनके लेखक रचनाकार थे जन कवि खुदूराम दलित जी। उसमें उन्होंने नीति शास्त्र भी रखा, विज्ञान भी रखा, और जो क्योंकि देश उस समय नया नया तैयार हुआ था और सृजन कार्य चल रहा था, तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं थी, जैसे परिवार नियोजन, अल्प बचत योजना, क्या थी, 5 साल योजना थी। ये सब चीज़ों को उन्होंने कुंडलिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया, उन योजनाओं को। और कहीं ना कहीं यही किताब जो है सियानी गोठ है, ये मेरे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था उन्होंने कि छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी कही जाती है और इसमें छंदों का अभाव जैसा है, तो यहाँ के कवियों को चाहिए कि इस अभाव की पूर्ति करें। लेकिन 67 के बाद से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और कोई छंद विशेष दिखे नहीं, छुटपुट में आते गए। और जो प्रचलित छंद थे जैसे दोहा है, कुछ कुंडलियाँ हैं, लेकिन और छंद इसमें देखने को नहीं मिलते। तो उनका एक ये दे देता हूँ आपको, उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे उन्होंने कैसे लिया था, प्रतिबिंब कैसे लिया था, बिंब कैसे लिया था। कतरनी और सुई, कतरनी माने कैंची और सुई यानी जान रहे हैं आप लोग सुई। तो काटे छाटे कतरनी और सूजी सियत जाए, काटे छाटे कतरनी सूजी सियत जाए, और सह अनादर कतरनी सूजी आदर पाए। सूजी आदर पाए रखे दर्जी पगड़ी माँ, औ कतरनी ला चपके वो गोड़ तरी माँ। फल पात है उन वैसन जैसन करथे करनी, सूजी सिए काटत छाटत जाए कतरनी। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जिस तरह कैंची काटते रहती है और सुई जोड़ने का काम करती है, तो उसको अपने पागा में स्थान देता है और कैंची को पैर के नीचे दबा के रखता है। सबसे ज़्यादा छंद उन्होंने ही लिखे हैं, क्योंकि उनके उदाहरण तो बहुत हैं। तो कुछ छंदों का आपको जानकारी देते हूँ। दोहा, रोला, सोरठा, उल्लाला, सार, सरसी, चौपाई, चौपाई, जयकारी, ताटंक, कुलपुब, लावनी, श्रृंगार, पद्धरी, पद, पादा, कुलक, घनाक्षरी, कवित्त, ये ऐसे छंद हैं जिनका प्रयोग जन कवि खुदूराम जी दलित ने किया था और हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में किया था। और इतने अधिक छंदों का प्रयोग कहीं भी उस काल में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद फिर वही एक लिखा हुआ था कि यहाँ के कवियों को चाहिए कि इस दिशा में ध्यान दें। तो मैंने उस बीड़े को उठाया कि चलो छत्तीसगढ़ी को छंदमय किया जाए। तो 9 मई 2016 को पहले एक किताब निकाला 2015 में, उसका नाम रखा छंद के छ। कुछ लोगों ने कहा बड़ा अजीब सा नाम है, ये कैसा नाम है छंद के छ। मैं बोला बहुत सरल नाम है भाई, हिंदी सीखना है तो अनार के अ, तो छंद सीखना है तो छंद के छ। उसमें 50 प्रकार के जो छंद हैं उनका विधान दिया हुआ है, किस तरह लिखे जाते हैं, और सबके उदाहरण जो है छत्तीसगढ़ी में दिए हुए हैं। जो सोशल मीडिया में अभी जो चल रहा है व्हाट्सअप, जिसमें कॉपी पेस्ट ही चलता है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट चलता है, उस माध्यम को हमने अपना गुरुकुल बना लिया। 2016 से लेके अभी 2026 तक 31 सत्र कंटिन्यू एक के बाद एक चल रहे हैं, कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है। हर साल में 3 सत्र चलते हैं, उसमें 10-15 लोग जुड़ते हैं। जिन लोग समर्पित रहते हैं जुड़े रह जाते हैं, और जिन लोग क्षणिक नाम कमाने के लिए आते हैं वो दूर भी हो जाते हैं। लेकिन उसका बहुत अच्छा परिणाम ये मिला, बहुत अच्छा परिणाम ये मिला। अभी 2026 चल रहा है, तो इन 10 वर्षों में इतना अच्छा छत्तीसगढ़ी का साहित्य आया है, गद्य में भी, पद्य में भी और छंदों में भी। तो मैं कुछ नाम लेना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ के साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो दशक है मेरी नज़र में छत्तीसगढ़ी साहित्य का एक स्वर्ण काल है, एक
नई तरह की क्रांति है। मेरी किताब आई थी शब्द गठरिया बांध। इस किताब का विमोचन इलाहाबाद में हुआ था, जो अभी आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी थे, उन्हीं के कर कमलों से हुआ था। हालांकि आज वो मुझे जानेंगे भी नहीं, क्योंकि जो विमोचन करते हैं वो केवल रेपर फाड़ते हैं, लोगों को याद नहीं रखते हैं। एक गजल के छंद के छह के नाम से छत्तीसगढ़ी में किताब आई। वैसी अभी छंद के छह में जैसे छंदों का विधान दिया है, वैसी गजलों का विधान दिया है। गजल की चर्चा इसलिए ज़रूरी है छंद के साथ में कि काव्य में दो ही ऐसी विधाएं हैं जिनके कि शास्त्र हैं, बाकी के लिए कोई शास्त्र बना नहीं है। एक है छंद, तो छंद का शास्त्र है। दूसरा गजल है, जिसका शास्त्र को अरूज कहते हैं। लोगों में बहुत शौक है, गजल नुमा तो लिखते हैं लेकिन गजल नहीं लिखते हैं, क्योंकि बिना बहर की गजल नहीं होती है। तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए ये मेरा प्रयास रहा। नवागढ़ के रमेश कुमार सिंह चौहान, इनकी किताबें हैं दोहा के रंग, आँखी रही के अंधरा, छंद चालीसा, छंद के रंग। भाटापारा के पास में है हदबंद, वहाँ के कवि हैं चौआराम बादल। ये सब छंद परिवार के लोग हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है सीतारामचरित। इस महाकाव्य की विशेषता यह है कि ये छत्तीसगढ़ी में तो है, और छत्तीसगढ़ी में और भी लोगों ने रामचरित लिखा है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये पूरा 100% छंदों में है और विशुद्ध रूप से छंदों में है। इसलिए इसका जो मान है अन्य किताबों की तुलना में अलग रहेगा। उन्होंने छंद बिरवा करके एक छंद संग्रह भी निकाला, उसमें भी छंदों के विधान दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ी बाल गीत को भी छंदों में लिखा है, जिसका नाम है माटी की चुकिया। हिंदी में उनका कुंडलिया संग्रह है, कुंडलिया किल्लोल। मनीराम साहू मितान सिमगा के कवि हैं। उन्होंने एक छंद सीखते हुए एक बहुत अच्छा काम किया है कि किसी विशेष व्यक्ति को लेकर, किसी विशेष घटना को लेकर उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा। प्रबंध काव्य इसलिए कि खंड काव्य इसलिए नहीं कहता कि खंड काव्य के जो पात्र होते हैं वो महाकाव्य के पात्र होते हैं। महाकाव्य के पात्र नहीं है। जैसे उन्होंने लिखा है हीरा सोना खान के, ये वीर नारायण सिंह के ऊपर है, पूरा छंदबद्ध है। महाप्रसाद जो लिखा है ये उन्होंने अपनी कुल देवी पे लिखा है। वीर हनुमान सिंह जो सोना खान वाले के समकालीन थे। राजिम सार, राजिम माता के ऊपर लिखा गया है। और उन्होंने एक गीत छंद दोहा गीत की भी एक किताब निकाली है, जिसका नाम है गजामूंग के गीत। जगदीश हीरा साहू ने संपूर्ण रामायण और छंद संदेश लिखा है। हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत वरिष्ठ कवियत्री शकुंतला शर्मा ने एक किताब लिखी छंदों पर, उसका नाम है छंद के छटा। कोरबा की आशा देशमुख ने छंद चंदैनी, राम कुमार चंद्रवंशी ने छंद झरोखा छंद्र बगीचा लिखा। द्वारका प्रसाद लहरे मौज ने छंद गीत बहार, कन्हैया साहू ने जयकारी जनौला। ये एक बहुत अच्छी किताब है जयकारी जनौला की। इसमें जयकारी छंद में 1100 जनौला लिखे गए हैं। फुरफुंदी इन्हीं की है। और इन्होंने हिंदी में एक छंद संग्रह निकाला जिसका नाम है कविताएं कैसे कहूँ। धनेश्वरी सोनी गुल, इन्होंने बरवै छंद की एक किताब निकाली, बरवै छंद कोठी, सवैया छंद संग्रह निकाला। और इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा रेखा के चाय। संगीता वर्मा भिलाई की, इन्होंने त्रिभंगी छंद धारा निकाला। बोधन राम निषाद जो सहसपुर लोहारा के हैं, उन्होंने अमृत ध्वनि छंद संग्रह, छंद कटोरा, छंद त्रिभंगी छंद संग्रह। आल्हा छंद में इन्होंने 36 विभूतियों को, उनके पूरे जीवन परिचय को आल्हा में लिखा है, उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक और उनके कृतित्व को। शुचि भवी ने छंद फुलवारी के नाम से छंद संग्रह निकाला। विजय कुमार वर्मा ने मनहरण घनाक्षरी और जयकारी के रंग। सुखदेव सिंह अलेश्वर ने बगरे छंद जोर, और इनकी भी एक गजल किताब है मुस्कात बाली धान के। अजय अमृतांशु, इन्होंने लिखा है ये कलयुग के गोट। इंद्राणी साहू की किताब आई है फुलवारी छत्तीसगढ़ी में। पद्मिनी साहू परवणी ने छंदबद्ध बाल गीत लिखा है ममा गांव जाबो, उनकी किताब का नाम है। और पुरुषोत्तम ठेठवार ने श्रीमद् भगवत गीता का पूरा भावानुवाद किया है छत्तीसगढ़ी में छंदों में।
इनकी एक किताब है छप्पे छानी, जिसमें छप्पे छंद का वर्णन है। छप्पे छंद में लिखे गए हैं। जंगल मंगल धाम एक किताब है, क्योंकि वो वन विभाग में काम करते हैं, तो वन के जितनी वनस्पति है, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने जीव जंतु हैं, उनके आचार व्यवहार को उन्होंने छंदों में लिखा है। जंगल मंगल धाम में बैठे यहाँ पे बलराम चंद्राकर, सौंदर्य सास सुहावन संगति, ये उनकी किताब का नाम है। उन्होंने सवैया संग्रह में, सवैया संग्रह ये किताब उनकी। और ताज्जुब की बात है कि लोहे लक्कड़ के बीच भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले ये युवक, इन्होंने इतना बढ़िया सवैया संग्रह लिखा है। मंचों के भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, लोकप्रिय कवि हैं। संतोष कुमार मेरी ने छंद कलश लिखी, कमलेश वर्मा ने छंद कमल लिखा। और ये जितने भी हम छंद सिखा रहे हैं, उनकी लिखी हुई जो कविताएं हैं, छंदबद्ध कविताएं हैं, उसको छंद खजाना के नाम से, छत्तीसगढ़ी छंद खजाना के नाम से हम संकलित कर रहे हैं, जिनकी संख्या 40,000 पार हो चुकी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस छंद खजाना को लगभग विश्व के 20 से 22 देशों में निरंतर पढ़ा जाता है। तो ये छंदों के ऊपर मैंने अपने वाल्मीकि से लेकर आज की पीढ़ी तक के लोगों के बारे में, इससे संक्षेप और मुझसे नहीं हो पाया इससे और संक्षेप नहीं लिख सकता था मैं, क्योंकि बहुत सारे के उदाहरण देना था, तो मैं उदाहरण भी नहीं दे पाया हूँ। और चूँकि समय कम है, मेरे बाद और वक्ता बचे हैं, तो अपनी बात को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने धैर्य से मुझे सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें आप लोगों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया, शशांक शर्मा जी ने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वक्त का तकाजा है और समय बहुत कम है और हम सब समय से बद्ध हैं। सारे सत्र लगभग 1 से 1.5 घंटा देरी से शुरू हुए और उस नाते हमें अगले सत्र के लिए मंच भी छोड़ना है। 2 नाम याद हम सबको इस संदर्भ में, इस परिचर्चा के विषय के संदर्भ में ध्यान रखना ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ में गज़लकारों का जब उल्लेख होगा, तब उसमें दुर्ग के दुष्यंत कुमार के रूप में जाने जाने वाले देशमुख जी और उसके साथ मुकुंद कौशल जी का नाम भी होगा। और अब मैं सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूँ माणिक विश्वकर्मा जी को कि वे आएँ और अपना उद्बोधन दें। माणिक जी अपना उद्बोधन देंगे। जी, मैं और इसके बाद हम मीन निकेतन जी को सुनेंगे। कहने को विश्वकर्मा जी के संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। तो सीधे विषय से आपको जोड़ता हूं और आदरणीय से निवेदन करता हूं कि विषय से हमारे श्रोताओं को जोड़ें। सम्मानीय मंच एवं आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। बड़े बड़े साहित्यकार मेरे समक्ष बैठे हैं, सबका नाम लूँगा, वैसे भी समय अभाव है। वैसे कायदे से कार्यक्रम को समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि सब समय हो चुका है। क्योंकि विलम्ब से शुरू हुआ है, इसलिए मैं भी समय ज़्यादा ले रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। छत्तीसगढ़ की हमारा विषय सब सामने लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की गणना संपन्न राज्यों में होती है। इसके गर्भ में वैदिक काल की गाथाएं छिपी हुई हैं। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि, माता कौशल्या का मायका और सृजनकर्ताओं का ठिकाना है। जनश्रुतियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के धमतरी तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। महाकवि कालिदास ने अपनी कालजयी रचना मेघदूतम की रचना भी छत्तीसगढ़ में की थी। हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि भाषा और साहित्य का रिश्ता सदियों पुराना होता है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट से हुई है। अगर बहुत छोटे संक्षेप में कहूँ तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा से सौरसेनी, सौरसेनी से अर्धमागधी, अर्धमागधी से मागधी, मागधी से अवहट और अवहट से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार प्यारेलाल गुप्त ने प्राचीन छत्तीसगढ़ में लिखा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा अर्धमागधी की दुहिता और अवधी की सहोदरा है। दोनों भाषा की उत्पत्ति 9वीं 10वीं शताब्दी में अर्धमागधी से हुई
और उन्होंने यह भी लिखा है कि साहित्य का प्रभाव अखंडित होता है, अव्याहत होता है, युग विशेष की छाप उसके वक्ष पर अपने चरण चिन्ह छोड़ देती है। यही वजह है कि साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर साहित्य को विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है। जैसा कि अभी मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रमाणित और वैज्ञानिक कालखंड हिंदी का माना गया रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। उसी तरह डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। अगर मैं कालखंडों के हिसाब से छत्तीसगढ़ के साहित्य की व्याख्या करना चाहूँ तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन जो साहित्य है उसका लिखित दस्तावेज बहुत कम मिलता है, क्योंकि उस समय वाचिक परंपरा का चलन था और लोकगीत, पहेलियाँ, लोकोक्तियाँ और गाथाएँ बोलने का चलन था। अगर हम गाथाओं पे जाएं तो गाथाओं में अगर मैं प्रेम गाथा की बात करूं तो प्रेम गाथा में अहिमन रानी, रेवा रानी, केवला रानी और कामकंदला की गाथाएं आज भी प्रचलित हैं। ये सभी गाथाएं जो है नारी के अस्तित्व, नारी के सम्मान, निष्ठा, त्याग की कहानियाँ और दैविक शक्तियों का चित्रण करती हैं। यदि मैं धार्मिक गाथा की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में फूलबासन, पंडवानी और मढ़वा रानी कोरबा में आज भी पूजा की जाती है। ये गाथाएं प्रचलित हैं। फूलबासन पौराणिक गाथा सीता और लक्ष्मण से संबंधित है। पंडवानी आप सभी जानते हैं महाभारत से संबंधित है। और मढ़वा रानी एक ऐसी लड़की कहानी है जिसने पशु बलि का विरोध किया था और बाद में वो जब उसको खोजना शुरू किया तो गायब हो गई। तो आज भी दैविक शक्ति के रूप में वहाँ कोरबा के पास मढ़वा रानी का पर्वत के ऊपर मंदिर बना है और वहाँ उसकी पूजा की जाती है। यदि हम वीर गाथा की देखें तो फूल कुंवर, लक्ष्मी निधि राय, कल्याण साय और देवी गाथा का आज भी हमको चलन दिखाई देता है। फूल कुंवर बहुत ही साहसी महिला थी। उसने समाज में जितना भी अन्याय होता था या जो शोषण होता उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाया। लक्ष्मी निधि राय खैरागढ़ के राजा थे, उनके शौर्य की गाथा इसमें आज भी लोकगीतों में गाई जाती है। मैं अपनी बात ज़रा तेज़ी इसलिए कह रहा हूँ कि समय के अंदर मैं अपनी बात को समाप्त कर सकूँ। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। और अगर इसमें देखूँ मैं देवी गाथा के अंतर्गत अकबर की कहानियाँ आज प्रचलित है कि वो देवी के भक्त थे और उस समय हिंदू मुस्लिम एकता की बातें की जाती थीं। 14वीं-15वीं शताब्दी में खैरागढ़ में चारण कवियों की रचनाओं का आज भी हमको उल्लेख मिलता है। 9 चारण कवि थे वहाँ पर। 9 चारण कवि में जो सबसे पहले कवि थे दलपत राय जी, उन्होंने अपनी कविता में सबसे पहले छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया था। उस कविता का मैं उल्लेख करूँगा, सबका तो नहीं कर पाऊँगा मैं, कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़िया रही। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो 16वीं शताब्दी में कलचुरी शासन काल में जो दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, उन्होंने औरंगजेब के क्रूर शासन के खिलाफ खूब तमाशा अपना काव्य का वो लिखा था। खूब तमाशा में उन्होंने उस समय के काल परिस्थिति का चित्रण किया था। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो 18वीं शताब्दी में बाबू रेवाराम महान कवि और इतिहासकार रतनपुर में हुए हैं। उन्होंने तवारीखे है वंशी और रतनपुर का इतिहास लिखकर पहली बार इतिहास को रेखांकित करने का काम किया। अगर हम उनके आगे जाएं तो उनकी एक कृति है विक्रम विलास, जिसमें उन्होंने भी छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। छत्तीसगढ़ में भक्ति काल में 2 प्रकार की धाराएं दिखाई देती, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में कबीरदास जी के प्रवर्तक धर्मदास जी थे। उन्होंने कवर्धा से अपना प्रचार आरंभ किया और पूरे छत्तीसगढ़ में फिर कबीरदास जी का प्रचार हुआ। उन्होंने सत्य पंथ की स्थापना छत्तीसगढ़ में की। उनके प्रमुख ग्रंथों में अगर देखें तो कबीर बीजक, कबीर सागर और कबीर साखी का नाम लिया जाता है। उसके बाद अगर जाएं तो एक और पंथ की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई 17वीं शताब्दी में, जिसके प्रवर्तक थे गुरु घासीदास। उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की और उनके जो साहित्य है, उनके जो विचारों को और उनको उपदेशों को साहित्य के रूप में आज भी लोगों ने संग्रहित करके रखा है। वो है सप्त सिद्धांत और 42 अमृत वाणियाँ। तो आज विपुल साहित्य का भंडार हमारा छत्तीसगढ़ का जो देखते हैं, छत्तीसगढ़ साहित्यिक अवदान केवल छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं रहा है, हिंदी भाषा में भी रहा है। यदि मैं आगे अगर चलूँ तो सगुण धारा के अंतर्गत चंपारण में जन्मे श्री वल्लभाचार्य जी का नाम आता है। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता की सुबोधनी टीका। भागवत गीता की इतनी अच्छी और सहज और सरल टीका किसी ने नहीं किया था छत्तीसगढ़ में। उनके 2 और ग्रंथ हैं, उनके नाम है उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विट्ठलनाथ और नाती गोकुलनाथ ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबू रेवाराम की
जो राधे कृष्ण लीला को भी सगुण धारा में शामिल किया जाता है। अगर हम रीति काल में देखें तो गोपाल मिश्र 16वीं शताब्दी में छंद विलास की रचना किए थे वो, और छंद विलास में 500 छंदों का समावेश है। तो रीति काल के जितने भी छंद अगर आप देखना चाहेंगे, हर प्रकार के छंद उसमें आपको दिखाई देंगे। उन्हें छत्तीसगढ़ का छंद सम्राट भी कहा जाता था। उमराव बख्शी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के पितामह थे। उन्होंने भी रासलीला नाम से अपना किया था, तो उसमें भी रीतिकालीन रचनाएं दिखाई देती हैं। 1950 के आसपास राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई, और उसके बाद देशभक्ति और भारतीयता से संबंधित साहित्य रचा जाने लगा। उसे हम भारतेंदु काल कहते हैं। और भारतेंदु काल के जो प्रमुख कवि हुए हैं ठाकुर जगमोहन, जिन्होंने श्यामा स्वप्न नामक उनकी कृति आई है, जिसमें उन्होंने भारतीयता की नींव के आधार पर पूरी कृति दिखाई देती है। उसके पश्चात रामदयाल तिवारी, उन्होंने महात्मा गांधी के जीवित रहते हुए गांधी मीमांसा और गांधीज्म एक्सरेड अंग्रेजी भाषा में साहित्य की रचना की। छत्तीसगढ़ में रहते हुए उसमें गांधी का संपूर्ण दर्शन, गांधी के विचार उसमें व्यक्त किए गए थे। इसके बाद अगर हम देखें द्विवेदी युग में मेदिनी प्रसाद पांडे ने कचेरी व्यंग संग्रह, दुर्जन दर्पण और सत्संग विलास की रचना की। वे ब्रज भाषा के और हिंदी और छत्तीसगढ़ी के अच्छे कवि थे। मेरा यहाँ पर यह कहना है कि आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया था। एक तो था अपना भारतेंदु काल, एक द्विवेदी काल, एक छायावाद काल, और फिर छायावादोत्तर काल को बांटा गया प्रगति काल, प्रयोगवादी काल, और 1950 के बाद नई कविता का चलन शुरू हुआ। नई कविता के चलन के बाद 1958 से नवगीत, 1989 से जनवादी गीत, और उसके बाद अभी 2000 के बाद से समकालीन गीतों का चलन शुरू हुआ। अगर आधुनिक काल की बात करें तो नरसिंह देव व वैष्णव द्वारा रचित शिवायन 1904 का उल्लेख किए बगैर बात पूरी हो नहीं पाती है। पंडित सुंदरलाल शर्मा का इसी समय 1912 में दान लीला प्रथम छत्तीसगढ़ी खंड काव्य प्रकाशित हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। पंडित मुकुटधर पांडे, जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, 1918 के आसपास कुर्री के प्रति उनकी कविता प्रकाशित हुई। छायावाद के बारे बाद अगर देखें तो उसी के आसपास प्यारेलाल गुप्त के द्वारा प्राचीन छत्तीसगढ़ ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। आधुनिक काल में छत्तीसगढ़ के बहुत से कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी है। मैं कुछ का उल्लेख यहाँ पर करना चाहूँगा। बिलासपुर संभाग के बारे में खास करके, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में अगर राजधानी रायपुर के आसपास अब देखते हैं तो चर्चा होती केवल राजधानी के आसपास के बारे में, लेकिन बिलासपुर संभाग में कोरबा, जांजगीर, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ की चर्चा नहीं हो पाती है। मैं चर्चा करना जरूरी समझूंगा कि शेष नारायण शर्मा शील जी की सुपुत्री यहाँ मौजूद हैं। सरला दीदी बैठी है, उनका उल्लेख अभी हो नहीं पाया है। तो उनके पिताश्री भी बहुत अच्छे गीतकार थे, संस्कृत, हिंदी और बांग्ला के बड़े वो थे। मैं लोचन प्रसाद पांडे जी के कली काल की बात करूंगा, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक कहा जाता है। बंशीधर पांडे हीरू की कहानी छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार हुए हैं। मैं कहानी और साहित्य के संदर्भ में इसलिए ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा समय हो जाए, केवल मैं नाम ले रहा हूँ। इस संदर्भ में हरि ठाकुर जी का मैं उल्लेख करूँगा। सुरता के चंदन गीत संग्रह, श्रीकांत वर्मा मगध बहुत चर्चित कृति है उनकी। पालेश्वर शर्मा जी की तिरिया जन्म झनी दे, डॉक्टर नरदेव वर्मा की छत्तीसगढ़ भाषा का उद्विकास, अनिरुद्ध नीरव जिनके नाम से यहाँ पेंडाल भी लगाया गया है। खेल बिना बच्चा यह नदी, बैल मत खुद को समझ। सरला शर्मा यहाँ मौजूद है, माटी की मितान पर प्रथम महिला उपन्यासकार। मैं उनको भले दुर्ग में रहती लेकिन उन्हें जांजगीर का ही मानता हूँ, क्योंकि जन्म उनका जांजगीर में हुआ। श्यामलाल चतुर्वेदी वन विनाश खंड काव्य, विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, लक्ष्मण मस्तूरिया मोर संघ चलौरे मस्तूरी के, डॉक्टर बलदेव विद्याभूषण मिश्र, बुधराम यादव, डॉक्टर अजय पाठक, नरेंद्र श्रीवास्तव, ईश्वरी प्रसाद यादव, विजय राठौर, कामेश्वर पांडे, दीप दुर्गवी। हमर देश में बिहान हो गे रे बैरी बैरी हम मितान हो गे रे, ये 8वें दशक में लिखा गया गीत है दुर्ग से। बात मैं करना चाहूँगा कि जब नई कविता की बात चलती, अभी इस सत्र के पहले बात हो रही थी नई कविता की, बुद्धिनाथ मिश्र यहाँ बैठे थे। मैं तो समझ रहा था कि बैठे रहेंगे, लेकिन वो यहाँ से उठकर चले गए। नवगीत की जब बात होती तो कोरबा में पुष्कर भारती है, स्वर्गीय पुष्कर भारती का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है। दीपक बाती ने अगन बिन खूब जलाई हिया रात भर, मिला नहीं रजनीगंधा से खुशबू का काफिया रात भर। तो ऐसे नवगीत के जन्मदाता कोरबा में पैदा हुए। कोरबा का ही एक साहित्यकार, मैं आपको कोरबा के एक साहित्यकार को बताऊं जिसने एक ही रदीफ में गजल संग्रह लिखा है, जो देश का पहला गजल संग्रह है। उस गजल संग्रह का विमोचन उज्जैन में
देश के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने किया था। हम बहुत कम पढ़ते हैं दूसरों के बारे में, आजकल पढ़ने का चलन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसी के बारे में जानते हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में नहीं पढ़ते उसके बारे में नहीं जानते। मैं कहता हूँ, किसी को पता है उस कवि का क्या नाम है जिसने तेरे शहर में पुस्तक लिखा है? नहीं पता होगा किसी को यहाँ पर। वो पुस्तक मैंने लिखा है। बहुत चर्चा हुई थी सन 1985 में उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में कि एक ही नदी पे बन गए जुगनू सभी आफताब तेरे शहर में, चुभते हैं कांटों से ज्यादा गुलाब तेरे शहर में। हर गजल में तेरे शहर में उन रदीफ के आधार पर लिखी गई है देश की पहली पुस्तक। दुर्ग में एक देवा प्रसाद भट्टा हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजी में उपन्यास लिखा है, उनके बारे में किसी को अता पता नहीं है। वेयर गंगा मीट्स वोल्गा, गंगा वोल्गा से वो एक प्रणय गाथा है। एक नौकरी करने वाला भिलाई का इंजीनियर रशिया से आई हुई एक इंजीनियर के साथ उसका प्रेम हो जाता है, दोनों की शादी नहीं हो पाती है, उस पर आधारित है ये वेयर गंगा मीट्स वोल्गा। तो बहुत सी कृतियाँ छत्तीसगढ़ में, असल में छत्तीसगढ़ के साहित्य का जितना पुनर्अवलोकन होना चाहिए, जितना शोध होना चाहिए, होता क्या है कि हम उसी के पीछे दौड़ते हैं जिसके पीछे सब दौड़ते हैं। आज यहाँ पर बहुत से नए रचनाकार हैं। अभी बात कर रहे थे अपना अरुण निगम जी के, 2016 से मैं बहुत से नए लोगों को जोड़ रहा हूँ। असल में होता क्या है कि नई चीज़ें जब तक सामने नहीं आएगी, जब तक नए लोगों को पढ़ा नहीं जाएगा। बोलते हैं ना कि हर 50 साल में विधाएं बदल जाती है। 1950 में जो विधा थी वो बदली, 1900 के आसपास फिर विधाएं बदली, 1950 में विधाएं बदली। और एक बात बोलता हूँ कि अभी ये विनोद कुमार शुक्ल जी, उनको ज्ञानपीठ सम्मान मिला है। एक नई विधा का जन्म उनकी कविताओं के बाद शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ से ही। उसका नाम है जादुई यथार्थवादी कविताएं। उनकी कविताएं जो होती है जादुई यथार्थवादी का नाम दिया गया है। मैं उस एक कविता का उल्लेख यहाँ जरूर करना चाहूँगा। आकाश में उड़ता हुआ एक छोटा सा हरा तोता, बहुत सहज जादुई चमत्कारिक अर्थ उसमें से निकलता है कि आकाश में उड़ता हुआ एक छोटा सा हरा तोता एक पेड़ में जाकर बैठ गया। पेड़ भी खूब हरा भरा था, फिर तोता मुझे दिखाई नहीं दिया, वह हरा पेड़ ही दिखता रहा। ये करिश्माई कविताएं होती हैं। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। इसको विनोद कुमार शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ के, इसमें कोई पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, अचानक इस पे ध्यान गया। आज वो ज्ञानपीठ सम्मान के हकदार है और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि वो रायपुर के हैं, यहाँ के रहने वाले। हमारे सामने डॉक्टर चित्तरंजन कर जी बैठे हुए हैं, भाषाविद हैं, बहुत अच्छा गीत लिखते हैं। गीतकारों के बारे में, गज़लकारों के बारे में, नवगीतकारों के बारे में मैं अगर कहूँगा तो बहुत समय हो जाएगा। बहुत से हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे गज़लकार हैं जिनकी गज़लें राष्ट्रीय स्तर पे और रेखता में शामिल की गई हैं और दुनिया भर में वो गज़लें पढ़ी जा रही है। नवगीतकार में अनिरुद्ध नीरव, आज उनके नाम से मुझे खुशी होती जब मैं यहाँ पंडाल देख रहा हूँ। हम लोग जब उनके साथ बैठे थे, अंबिकापुर से आते हैं। वैसी मैं एक नाम और लेना चाहूँगा जो कोरबा का ही नाम है, और वो नाम है उमेश अग्रवाल जी का। छत्तीसगढ़ी और हिंदी के बहुत अच्छे रचनाकार हैं। उनका भी कम से कम उनकी 10 से ज़्यादा पुस्तकें आ चुकी है। तो मेरा ये मानना है, आज ये छत्तीसगढ़ का साहित्यिक अनुदान परिचर्चा के माध्यम से, मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ के साहित्य पर गहन चिंतन और गहन विमर्श की आवश्यकता है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में कितना साहित्य लिखा गया। क्या होता है, जैसे बोला गया ना, हम कितना लिखते हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या लिखते हैं ये मायने रखता है। आज हम बात तो करते हैं कि इतना लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा गया इस पर चर्चा होनी जरूरी है कि क्या लिखा गया और क्या लिखा जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास एक वक्ता को और बोलना है और कार्यक्रम बहुत विलम्ब हो रहा है। मैं आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और इस मंच में मुझे अपने संवाद करने का मौका दिया, इसलिए मैं अकादमी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब मैं ये माइक्रोफोन आदरणीय मीन केतन प्रधान जी को सौंप रहा हूँ। वे संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्यों इतना थक गए हो, बहुत खामोश बैठे हो। आओ, केवल 5 मिनट वक्त को थाम लें। अपनी हथेली में आगे भी उत्सव है, पीछे भी लिखा है। उत्सव है, उत्सव है, सच है। वैसे ही थके हो जैसे सूरज थका है, ढल चुका है, सांझ थम आई है आपके दाएं बाएं, बिल्कुल हरी दूब पर।
हरी धूप सारा दिन पैरों से रौंदी आती, चिखती चिल्लाती, अपने भीतर की गर्मी को जिंदा रखती है, धरती से रस खींचती है। आओ इस उत्सव में भीतर से खींच कर देखें छत्तीसगढ़ का वह रस जो पूरे विश्व से आज तक के इस पंडाल में, वह पंडाल श्यामलाल चतुर्वेदी का पर्रा भर लाई। सूरज पंडाल के ऊपर चुपचाप शायद देख रहा होगा कनखियों से आदरणीय चित्तरंजन जी की तरफ, आदरणीय चंद्रशेखर जी की तरफ, शर्मा मैडम की तरफ, मेरे बगल में माणिक जी, निगम जी की तरफ। और जब पंच तत्व यहाँ खड़े हो जाते हैं, एक तत्व को छोड़कर वह पंच मूर्ति जब बन जाती है, तो छत्तीसगढ़ की ऐसी रंग बिरंगी तस्वीर उभरती है जिसका एक गुच्छ का नाम है छत्तीसगढ़ का साहित्यिक अवदान। केवल उत्स की बात करूंगा मैंने कहा था केवल 5 मिनट बांधा तो नहीं जा सकता वक्त को, थोड़ा रूठे हुए वक्त को मनाया तो जा सकता है। ये जिम्मेदारी शर्मा जी को दे रहा हूँ। केवल अब बचे 3 मिनट, केवल 3 मिनट। 3 मिनट की बात तो यह है कि महर्षि अत्रि से लेकर श्रृंगी से लेकर जो आदि है, देखिए आदि लिखा है, बड़ी अच्छी परिकल्पना है छत्तीसगढ़ की साहित्यिक चेतना की। वो आदि अनादि में आदि से श्रृंगी से धार धार बहती हुई, कलकल छलछल करती, गाती गुनगुनाती, कुनकुनाती मचलती हुई समुद्र में जा करके छन छन गाती मचलती महानदी की कितनी कितनी धाराएं अनादि में फिर से निकलेंगी। और वहाँ से जब हम आते हैं तो उस प्राचीन वैदिक युग में आर्य सभ्यता संस्कृति से जिस भाषा और संस्कृति का अभ्युदय हुआ, वह छत्तीसगढ़ी उस आर्य भाषा की एक ऐसी कड़ी है नन्ही सी, जहाँ इस धरती में उत्पन्न हुए महर्षियों ऋषियों से लेकर वो साहित्यकार, वो प्राचीन और आदिकालीन, वो हमारे भास्कर भट्ट से लेकर के जब हम बिल्कुल नए युग तक आते हैं, मैं बहुत पीछे युग और साहित्य को छोड़ रहा हूँ। इस बीच में हिंदी साहित्य की विकास यात्रा की तरह छत्तीसगढ़ी साहित्य और छत्तीसगढ़ के साहित्य की भी विकास यात्रा है। केवल 75 वर्ष का फर्क है, लेकिन हिंदी में जो छायावाद आता है, जो आधुनिक युग आता है, उसमें 100 वर्ष का फर्क है। माणिक लाल जी, कृपया, आपको हमने बहुत अंतर्मन से सुना, आप अंतर्मन से थोड़ी सी थपकियाँ दे दें मेरी उस थकी हुई वाणी को। वाणी जब थक जाती है, वाणी जब थक जाती है तो भीतर से एक गर्जन निकलता है। उस गर्जन का नाम है आधुनिक युग में, भारतेंदु युग में। और उससे जरा सा हम आगे आते हैं तो हमारे वे पुरखे, हमारे वे पूर्वज जो हमको कहते हैं आगे बढ़ो, बढ़े चलते रहो। आधुनिक युग में आप जब आएंगे तो हमको ठाकुर जगमोहन सिंह मिलेंगे। ठाकुर जगमोहन सिंह ठाकुर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र मंडल की तरह उस युग और समय में 1900 के आसपास का वह दौर, भारतीय पराधीनता का वह समय, जहाँ समूचा जनमानस, समूचा भारतीय जनजीवन एक तरह से आक्रांत था ब्रिटिश हुकूमत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण के चक्र से। जब पूरा भारतवर्ष हाहाकार मचा रहा था तो वनस्थली में चुपचाप छिपा हुआ छत्तीसगढ़ आपको महुआ, कोदो, धान, गेहूं, मूंगफली, ये सारी चीजें दे दिया करता था। उस अन्न से, उस मानवीय संवेदना से जो साहित्य आगे बढ़ता है, महानदी की उन धाराओं से, नाव से गुजरते हुए जब
लोचन प्रसाद पांडे, पुरुषोत्तम प्रसाद पांडे, और अभी अभी आपने कहा छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे शिवरी नारायण की यात्रा किया करते थे। तो यह उस दौर की बात है कि भानु कवि बिलासपुर से और कोदूराम जी दलित से लेकर ठाकुर प्यारे लाल जी तक, ये समूचा का समूचा छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव एक तरह से एक साथ यात्रा कर रहा था। बहुत जल्दी मैं आता हूँ आधुनिक युग और समय में। 1900 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने उत्स की बात की थी, केवल संकेत करूँगा। 1920 में मुकुटधर पांडे ने छायावाद क्या है निबंध लिख करके पूरे हिंदी जगत को, यह हमारा छत्तीसगढ़ का साहित्यिक प्रदेय है, लिखा है अवदान। अवदान का मतलब है वह दान कि हम समेटकर अपने को ही नहीं पूरे राष्ट्र को उठाने की संकल्पना के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वह केवल दान नहीं अवदान होता है। मुकुटधर पांडे ने यह अपने युग और समय में किया। उसके बाद जरा सा आप आगे आइए तो राष्ट्रीय चेतना और चिंतन में छत्तीसगढ़ पूरे देश से कभी कहीं कम नहीं रहा। इसका बहुत उल्लेख हो चुका है। हिंदी में अवदान की बात जब हम करते हैं तो जब आप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, स्वातंत्रोत्तर कविता, क ख ग आ कविता, समकालीन कविता के दौर में आते हैं तो दो बड़े शीर्ष नाम हमारे साथ उभरते हैं। बहुत परम सम्माननीय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को अभी हमने श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित किया। झलमला कहानी की जो झलमलाहट है, वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय महाविद्यालय का वह परिदृश्य जहाँ अपने जीवन के अंधेरे से बेतहासा जूझते टकराते हुए मुक्तिबोध वहीं पदस्थ होते हैं। यह राजनांदगांव का वही परिदृश्य था जब अज्ञेय ने नई कविता के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत की थी। इस राष्ट्रीय मंच से बहुत जोर शोर से ये बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि हास्य व्यंग विनोद परिहास के रूप में अज्ञेय को प्रयोगवादी न कहा जाता तो हो सकता है नई कविता का वह उत्स और उद्गम था। उस उत्स और उद्गम की धारा को मुक्तिबोध ने छत्तीसगढ़ की धरती से पूरे देश में प्रवाहित किया। मुक्तिबोध उस शख्सियत का नाम है जो अपने को जीता था, अपने को मारता था, अपने को खाता था और अपने में अपने को देखता था। उसके भीतर का जिंदा दिल आदमी कभी नहीं टूटा। बाहर का कितना न कितना झंझावात, कितनी न कितनी गर्जनों और तर्जनों के भीत कितना लहूलुहान वह आदमी अपने भीतर से होता है। और छत्तीसगढ़ की यह धरती आलोचना के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र की यात्रा के साथ एक साथ चल रहा है। यह छत्तीसगढ़ का योगदान है। यहाँ आलोचक समीक्षक के रूप में प्रमोद वर्मा जी से लेकर के हम आज के बिल्कुल आधुनिक समय में आते हैं तो हमारी नई पीढ़ी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जिसकी बारी आती है वही आकर इस पंडाल में बैठता है, जिसकी बारी ख़त्म हो जाती है वह चला जाता है। चले जाने वाले लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। यह धरती है आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल की, यह धरती है मुकुंद कौशल की, प्यारेलाल ठाकुर की, बख्शी जी की और बहुत ऐसे साहित्य के शीर्षस्थ और महान विद्वान इस धरती में हुए कि मेरे दाएं साइड में दो सूत्रधार ये संकेत कर रहे हैं कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, तो अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन पूरी गर्जन के साथ विराम देता हूं। मुक्तिबोध की भाषा में कहूँगा, मुक्तिबोध की भाषा में कहूँगा, अब तक क्या जिया, अब तक क्या जिया, अब तक क्या जिया, क्या पाया। अब तक जीने वाला वह आदमी कहता है
बहुत बहुत ज्यादा लिया, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, मर गया देश, अरे तुम रह गए जीवित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस इस 2 लाइनों के साथ बात खत्म करते हैं कि धुंध है धुंध के उस पार देखो तो जरा, जिंदगी के गाल पर शरार देखो तो जरा, कि क्यों शिकायत ये करें कि कोई कुछ करता नहीं, क्या किया खुद ने कभी यार देखो तो जरा, क्या किया खुद ने कभी यार देखो तो करा। आइए उठ खड़े होएं और कुछ करें, कलम उठाएं, मसी भरें यानी स्याही भरें और लिख पढ़ें, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जी ने खुद मुझसे कहा था हर आदमी को जिंदगी में कम से कम एक किताब लिखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मंच से विदा लेते हैं। 2 नवपुष्प हमारे सामने खड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत देर से हमें सहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सूत्रधार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा सर। और ये तृतीय सत्र चल रहा था। परिचर्चा का विषय था छत्तीसगढ़ का साहित्यिक अवदान। हम पुनः निवेदन करते हैं नोडल अधिकारी श्री DS कुशराम सर से कि वे स्मृति चिन्ह देकर हमारे अतिथियों को स्मृतियाँ दें साहित्य उत्सव के। सर्वप्रथम श्री अरुण कुमार निगम जी, तत्पश्चात डॉक्टर मणिकेतन प्रधान जी, इसी क्रम में श्री माणिक विश्वकर्मा जी, तत्पश्चात मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही श्रीमती शर्ला शर्मा जी, और इस कार्यक्रम के इस सत्र के सूत्रधार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय सत्र का परिचर्चा सत्र में छत्तीसगढ़ का साहित्य अवदान विषय पर बातचीत हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के प्रथम दिवस के चौथे सत्र में बात होगी समय की समस्या सेकुलरिज्म पर। एक हमारा चौथा सत्र जो कि 5 मिनट के बाद आरंभ होने जा रहा है।